इस स्टोरी में हमारे मेन लीड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके चलते वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। आज की स्टोरी थोड़ा इमोशनल भी होने वाली है, तो चलिए इस अमेजिंग सी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर फैंग तो यहाँ पर किसी का नेम जोरों जोरों से चिल्ला रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहाँ पर हमारी फीमेल लीड अम्ब्रेला लेकर आती है जिसका नेम निंग होता है। यहाँ पर तो मिस्टर फैंग कहते कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं और उसे वॉल से पिन कर दिए थे। निंग कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती, और बहुत तेज वो भी रो रही होती है। फैंग तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है, तुम्हारे क्रूअल फादर ने मेरी सिस्टर को ऊपर पहुंचा दिया। तुम मुझे शांत होने के लिए कैसे बोल सकती हो? मुझे सिस्टर बता दो कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें ही ऊपर पहुंचा दूंगा। बेचारी निंग जो कि रोते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। तभी यहाँ पर तो फैंग का सर चकराने लग गया था। फैंग कहता है कि लगता है मुझे किसी ने नशीली दवा दे दी है, तुम्हारे फादर ने ही मुझे ये मेडिसिन खिलाई है, अब तुम्हें ही ये भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर उसे किस करने लगे थे और यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एक सीन हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर निंग के फादर एडमिट थे। यहाँ पर तो फादर बेशर्मों की तरह कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी सिस्टर पसंद आई और तुम्हें मेरी बेटी, यार हम लोग एक ही पहिए पे हैं, अब तुम भी मेरी जगह पे हो, हम बराबर के तौर पर हैं। लेकिन मैंने होप नहीं किया था कि मेरी खुद की डॉटर तुम्हारी तरफ साइड लेगी। बेटी में उसने मुझे धोखा दिया है, उसने पुलिस तक को बुला दिया था। फैंग कहते हैं कि तुमने ही मुझे फ्रेम किया है। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक दोषी ठहराना चाहता हूँ, तुम खुद को गिल्टी महसूस करो, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर वो तो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंग तो अपने ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि चीन की नंबर 1 डिजाइनर वापस आ गई है, बहुत से लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। हमने भी आज उनके साथ एक अपॉइंटमेंट की है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पर तो मिस्टर फैंग उसे एड्रेस मांगते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर हमें निंग का दिखाया जाता है। उस वक्त को गुजरे हुए काफी टाइम हो चुका था। अब यहाँ पर तो निंग का एक बेबी भी था, इस बेबी का नाम डिंग था। यहाँ पर निंग अपने बेबी बॉय डिंग से कहती है कि अभी मम्मा को बहुत ज्यादा काम है, तुम बस अपना यहीं पर बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, जब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगी। निंग कहते हैं कि मम्मा प्लीज आप मेरे लिए केक खरीद दो ना प्लीज। मिंग कहती है कि ओके मैं तुम्हें केक दिला दूंगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम चुआन होता है और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा होता है निंग को कि मेरा नाम चुआन है, प्लीज आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। यहाँ पे निंग कहती है कि मैं अभी तो घर पे यहाँ पे चीन वापस लौटी हूँ, अभी तक तो मैंने डिंग के लिए कोई स्कूल भी नहीं चूज किया है। फिर यहाँ पर तो इनकी अच्छी बातें होने लगी थी। यहाँ पर तो चुआन से स्कूल वगैरह भी सजेस्ट कर रहा होता है। निंग तो काफी ज्यादा उससे हैप्पी हो रही थी। यहाँ पर ये लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर तो बाहर साइड से लोग जाने लगे थे और सामने तरफ से कार से फैंग भी जा रहा होता है। वो यहाँ पर निंग को देख लेता है एक बंदे के साथ और वो सोचता है कि यहाँ पे क्या कर रही है। फिर यहाँ पे वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग यहाँ पे जब चाय रही होती है, यहाँ पर तो कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगे थे। साइड पे खड़ी हुई है तो यहाँ पे फैंग भी सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी उन गुंडों में से एक बंदा कहता है कि ये तो वही लड़की है, उस मैन की डॉटर है ना, जिसने एक लड़की के साथ गलत काम किया था और उसे ऊपर तक पहुंचा दिया। खैर हम बारी बारी से तुम्हें ये मजा तुम्हें भी चखा देंगे। तो यहाँ पर तो एक बंदा निंग को पकड़े खींचने लग गया था और एक बंदा निंग के बेबी को पकड़ लिया होता है। इससे पहले कि वो बंदा उसके साथ कुछ कर पाता तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और उस बंदे को एक पंच देता है और उन बंदों को बहुत ज्यादा कूटता है और कहता है कि मैं एक बात ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस वुमेन को बुली कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई व्यक्ति इस वुमेन को टच या बुली नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर उन बंदों को मजा चखाने के बाद यहाँ पर तो वो निंग का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। निंग कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? फैंग कहते हैं कि घर जाओ। फिर उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है और बाद में यहाँ पर ये लोग घर पे आ गए थे। यहाँ पर तो डिंग आगे आते हुए कहते हैं कि मेरी मॉम को मत धमकाओ। फैंग उस बेबी को देखते हुए कहते हैं कि मैंने सचमुच होप नहीं किया था कि ये उस चुआन का बेबी है। खैर तुम किसके साथ भी चाहे बेबी स्पर्श कर सकती हो, आखिरकार तुम भी तो यहाँ मुंह मारती ही हो, तुम भी तो अपने फादर की तरह ही डिस्गस्टिंग हो। यहाँ पर तो फैंग कहते हैं गार्ड को देते हुए कि इस बेबी को भी यहाँ से ले जाओ। फिर यहाँ पर वो निंग के ऊपर आ जाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की वुमेन होगी। निंग कहती है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उनकी सजा उन्हें मिल चुकी है, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सब लोगों की डेथ भी हो चुकी है, प्लीज अब मुझे जाने दो। फैंग कहता है कि मुझे लगा था कि 7 साल बीत गए हैं, तुम पहले से थोड़ी अलग तो हो गई होगी, मैंने होप नहीं किया था कि तुम अब भी वैसी की वैसी ही हो। कहता है कि जो कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है तुम्हें उसकी बल्दी कर्ज चुकाना होगा। फिर यहाँ पर उसको गला छोड़ते हुए वहाँ से तो वो चला ही गया था। यहाँ पे निंग सोचती है कि मुझे कब जाने देगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मिस्टर फैंग तो अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मॉम आप वापस आ गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ गई हैं, मैं आपको एयरपोर्ट तक लेने के लिए आ जाता हूँ। मॉम कहते हैं कि तुम हाल ही में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर मॉम कहते हैं कि मैंने सुना है कि उस मिंग जियांग डोंग की डेथ हो गई है,
और यहाँ पे फिर मॉम पूछने लगी थी कि क्या तुम निंग से मिले हो। यहाँ पर फैंग कहता है कि मॉम प्लीज़ आप उसका नेम मत लीजिए यहाँ पे, लेकिन उस टाइम उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर फैंग कहता है कि उसके फादर की सारी गलती है, उसे इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मॉम कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, जब ये सब कुछ हुआ था वो केवल 18 ईयर्स की थी। वो तो बेचारी अपनी फादर की गई करतूतों का सारा कुछ खुद ही झेल रही थी, उसे ही सब कोई बुरा भला बोल रहा था। यहाँ पे फैंग कहते हैं फिर मेरी सिस्टर का क्या, मेरी सिस्टर ने इतना ह्यूमिलेशन चाहा उसका क्या। यह है कि मुझे पता है बच्चा कि इस तरह की नफरत जानी नहीं देती, लेकिन वह आपको गलत साबित कर देगी, लेकिन इन सब में तो उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर फैंग कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके फादर ने ही मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, सब उसी का किया धरा है। यहाँ पास तो निंग से सारी बातें निंग भी सुन लेती, तभी उसकी कॉल रिंग करने लग गई थी और उसकी कॉल की आवाज़ सुनकर यहाँ पर फैंग और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो निंग की कॉल जो आई थी वो हॉस्पिटल से कॉल थी। हॉस्पिटल वाली पर्सन कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज फिर अपने आप को हर्ट कर लिया है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। निंग तो वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगी थी, तभी हमारी मॉम कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। निंग कहती है कि मेरी मॉम ने फिर से पंगा कुछ हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ पर तो नर्स कहती है कि तुम्हारी मॉम तो इस तरह बस कोमा में ही चली गई हैं, बस वो देखती रहती हैं, कुछ भी हलचल नहीं करती हैं, लेकिन पहले से ठीक ही हैं वो। यहाँ पर फिर वो नर्स कहती है कि तुम अकेले खुद ही एक बेबी को पाल रही हो, तुम्हारे ऊपर तो अपनी मॉम की भी सारी जिम्मेदारी आ रही है, तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अपने फ्रेंड से मिलवा सकती हूँ। यहाँ पर तो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, लेकिन अभी मुझे मैरिज वैरिज कुछ भी नहीं करनी है। वो नर्स कहती है कि तुम मुझसे मैरिज मत करो, लेकिन एक बार तुम मिल तो लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। नेक्स्ट सीन में निंग तो यहाँ पर फैंग की मॉम के पैरों में झुककर माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मैं अपने फादर की तरफ से माफ़ी खुद मांगती हूँ। मॉम कहती है कि बेटा उठो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर तो निंग कहता है कि आप मुझे पसंद नहीं है, आप हमेशा मेरी मॉम को रुलाती हैं। यहाँ पर तो निंग कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी ग्रैंडमा है ये, तुम्हारी ग्रैंडमा जैसी हैं, तुम्हें उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि आपका घर नीलाम हो गया है, तुम अब कहाँ रह रही हो। निंग कहती है कि मैं बस अभी ही चीन लौटी हूँ, मैं हाल ही में घर की तलाश कर रही हूँ। मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर में क्यों नहीं रह लेती। निंग तो यहाँ पे बहुत मना कहती है, लेकिन मॉम उसे फोर्स कर कीज दे देती हैं। यहाँ पर ये सब सुनकर तो फैंग वहाँ से खिसक ही लेता है और जब निंग बाहर आती है फैंग वहाँ पे खड़ा हुआ था। फैंग को देखकर निंग कुछ कहती है उससे पहले यहाँ पर फैंग कहता है कि तुम मेरी मॉम के सामने इस तरह से दयनीय होने का नाटक करना बंद कर दो। निंग तो यहाँ पर उसे घर की कीज दे देती है, जो कीज उसको मॉम ने दी थी, और कहती है कि मैं होप करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिले। इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे फैंग उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि तुम अभी बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी बिल्कुल उसी तरह निर्दयी हार्टलेस हो जितनी 7 साल पहले थी। फिर यहाँ पर वो घर के अंदर आता है और मॉम को वही केस दे देता है। मॉम कहती है कि तुम निंग से मैरिज कर लो। यहाँ पे फैंग कहता है कि मॉम क्या आप पागल हो गई हैं, मैं अपनी सिस्टर की मर्डर की डॉटर से मैरिज करूंगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इसमें वो उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो बेचारी इनोसेंट है, तुम अपना और उसका दोनों का खराब कर रहे हो। कहती है कि उसके फादर ने तुम्हारी सिस्टर के साथ ये सब कुछ किया था, इस वजह से तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन तुमने भी तो उस बेचारी के साथ ये सब कुछ किया ना, तो तुम भी तो उसके फादर की इज्जत से कहलाओगे। यहाँ पर तो फैंग कहते हैं कि मॉम आपने मेरी तुलना उस जानवर से की है, और रही बात मैरिज की तो मेरी और उसकी मैरिज होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो निंग डेटिंग के लिए आई थी। एक्चुअल में वो वही जगह आई थी जहाँ पर वो नर्स ने उसे भेजा था, उसने उसे फोर्स किया था, इस वजह से निंग को जाना पड़ गया था। जब निंग वहाँ पे पहुँचती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चुआन ही निकलता है। यहाँ पर तो चुआन निंग का हाथ ही पकड़ लेता है और साइड से ये सब कुछ फैंग के साथ एक लड़की थी, फैंग देख रहा होता है। चुआन यहाँ पे कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मुझे तुमसे मैरिज करनी है, चलो मैरिज कर लेते हैं। यहाँ पर तो फैंग जल्दी से आ जाता है और निंग को अपनी साइड करते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, और निंग को अपने क्लोज करते हुए कहता है उसके कान पे कि तुमने मेरी मॉम को उस तरह से बहका दिया है और तुम आज किसी और से इस तरह मैरिज कर रही हो। निंग कहती है तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, बकवास कहेंगे। यहाँ पर फैंग गुस्से में कहता है कि तुम अपने फादर के किए गए कर्मों को मत भूलना, तुम अभी तक उससे मुक्त नहीं हुई हो, और उसे और भी खुद के क्लोज कर लेता है। चुआन कहते हैं कि हम मैरिज करने वाले हैं। यहाँ पर चुआन से कहता है कि अंकल ये वाले अंकल में बहुत बुरे हैं, मेरी मम्मा को हमेशा रुला देते हैं, प्लीज आप मेरी मॉम की हेल्प करना। यहाँ पर तो चुआन निंग को अपनी साइड करते हुए कहता है कि मैं इसे किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। न कहकर तो निंग को वो हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। बाद में निंग यहाँ पे कार पे बैठी हुई थी और चुआन कार चलाने वाला था, तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है और निंग को निकाल देता है कार से और कहता है कि हमारी 1 वीक में मैरिज होने वाली है, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरों की वाइफ के पीछे मत पड़ो। चुआन कहता है कि मुझे पुलिस को बुलाना न पड़ जाए, उसे चुपचाप छोड़ दो। यहाँ पे फैंग कहता है कि वो मेरी वुमेन है, मेरी वुमेन को कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता, ये हिम्मत करना किसी की भी बस की बात नहीं है और मुझे पसंद नहीं। यार जो कि हम 1 वीक बाद मैरिज करने वाले हैं,
मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेज दूंगा। निंग का हाथ पकड़कर फोर्सफुली अपनी कार के पास ले आया था। निंग कहती है कि तुम ये क्या करने की बात कर रहे हो और मैं तुमसे मैरिज कभी भी नहीं करूंगी। फैंग कहते कि अपनी शक्ल देखी है, मैं और तुमसे मैरिज करना चाहूंगा। ये सब कुछ तो मैं अपने मॉम की फोर्स करने की वजह से कर रहा हूँ और मेरी मॉम की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी है। जैसा कि तुम्हारे फादर ने मेरी सिस्टर को ऊपर पहुंचा दिया, इसके ऋण चुकाने के लिए मुझसे मैरिज करना होगा। निंग कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिल्ट और ऋण की वजह से ही यहाँ पर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। यहाँ पर फैंग कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मेरी मॉम की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। बाद में यहाँ पर वो उसे घर पे ले आया था। यहाँ पे मॉम तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फैंग कहता है कि मॉम आप भूलिएगा मत कि हमारी मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें काफ़ी सारी शर्तें वगैरह भी लागू हुई हैं। मॉम तो यहाँ पर गुस्सा करने लगी थी और कहती है कि तुम फ्यूचर में एक साथ हो कि तुम दोनों, और तुम उससे किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहे हो। तुम दोनों की मैरिज हो चुकी है, तुम दोनों एक एनिमी की तरह कैसे हो सकते हो। तभी निंग कहती है कि मॉम आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, बस आप हमें एक रूम दे दीजिए जिसमें मैं और मेरा बेटा रह सके, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फैंग कहता है कि मॉम आपके कानों तक अच्छी तरीके से आवाज़ें आ रही है ना, आपने सुन तो लिया ही होगा कि किसी को कोई भी अप्रिशिएट नहीं चाहिए। इतना तो कहकर यहाँ पास से फैंग तो चले गया था। फिर ऐसे मॉम चिल्लाती रह जाती कि बिल्कुल नालायक है ये, ज़्यादा मेरी फूल सी बच्चे को तंग किया तो मैं इसे घर से बाहर ही निकाल दूंगी। फिर यहाँ पर मामू से रूम वगैरह दिखा देती हैं। यहाँ पर बाद में तो निंग बुक वगैरह रीड करते हुए टहल रही होती है। तभी वो टहलते टहलते फैंग से टकरा जाती है। फैंग तो उसे पकड़ लेता है। फैंग तो उसके क्लोज आते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आ जाओगी और यहीं पे तुम रहोगी। यहाँ पे निंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फर्श पर सो जाऊंगी, तुम बेड पे सो जाना। फैंग कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अब तो हम मैरिड हैं और तुम वैसे भी मेरी वाइफ ही और मैं तुम्हारा हस्बैंड। उसके क्लोज आते हुए कानों पे कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह दया करने का नाटक कर रही हो क्या। निंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। फैंग कहते हैं कि खैर तुम मेरे क्लोज रिमूव करने में मेरी हेल्प करो। निंग तो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या। फैंग कहते हैं कि तुम्हें एक बार तुम्हारे कानों में सुनाई नहीं पड़ता है क्या, एक बार में तुम मेरे क्लोज रिमूव करने में मेरी हेल्प करो। बेचारी निंग तो यहाँ पर हिम्मत करते हुए उसकी क्लोज रिमूव करने लग गई थी। जैसे वो उसके और ज़्यादा बटन्स रिमूव करने वाली थी, वो तो पीछे हट जाती है। तभी फैंग उसे वेस्ट से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसे किस करने लग गया था। तभी वहाँ पर डिंग आ जाते हैं। डिंग तो यहाँ पर अपनी वाटर मशीन उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है। फैंग तो यहाँ पर गुस्से में डिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था। तभी निंग उसके बीच में आ जाती है और फैंग उसे देखकर रुक जाता है। बाद में निंग तो डिंग को सुला रही होती है। डिंग कहती है कि मम्मा क्या हम हमेशा इस तरह के बुरे अंकल के साथ रहेंगे। यहाँ पर निंग उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा वो बुरे अंकल नहीं है, वो आपकी मम्मा को परेशान नहीं करेंगे और तुम्हें भी नहीं परेशान करेंगे। अभी वो आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं और ना ही आपको समझते हैं। जब वो धीरे धीरे आपको जान जाएंगे तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको भी पसंद करने लगेंगे। यहाँ पर डिंग कहते हैं कि मम्मा आपने उससे मैरिज तो कर ली उस अंकल से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस डेविल अंकल मेरे फादर बने, तो ये चाहता हूँ कि मेरे चौहान अंकल फादर बने। तो यहाँ पर डिंग के फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज चौहान का था। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इससे छुटकारा पाने में, मैं उस फैंग से छुटकारा पाने में तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर की पार्टी थी जो कि हाल ही में चीन वापस लौटी थी। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी निंग ही थी। वहाँ पर तो मिस्टर फैंग भी आए हुए थे। यहाँ पर तो निंग बैक साइड होकर खड़ी हुई थी, इस वजह से वो उसका फेस नहीं दिख पाते। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे कहते उसे देने के लिए। तभी निंग पीछे मुड़ती है। यहाँ पर फैंग तो उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तुम हो। तभी वहाँ पे चुआना चाहता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है। निंग इससे पहले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट ले पाती। यहाँ पर फैंग तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहले ही फाड़ देते। यहाँ पर तो फैंग निंग को अपनी साइड कहते हुए कहते हैं कि तुमने आज मुझे मॉर्निंग में कहा क्यों नहीं साथ में चलने के लिए। यहाँ पर तो पार्टी में मौजूद सभी लोग गॉसिपिंग करने लगे थे। कहते हैं कि ये दोनों तो वही है ना जो एक दूसरे के केस चल रहा है, इतना बड़ा कांड हो गया था, फैमिली में केस ही चल रहा है, तो इनका साथ रहना तो इम्पॉसिबल है ना। तभी फैंग यहाँ पर निंग को स्टेयर्स पास ले जाता है और कहता है कि सबको अनाउंस करते हुए नेक्स्ट वीक हमारी मैरिज होने वाली है ऑफिशियली, समय आने पर सभी को आना होगा। इतना कहकर फैंग तो यहाँ पर निंग को सबके सामने यहाँ पे किस कर देता है। फिर उसका हाथ पकड़कर एक साइड पे ले आया था। यहाँ पर तो निंग चिल्लाते हुए कहती कि तुम चाहते क्या हो, मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस कर तो दिया है और उस प्रॉमिस के चलते मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिए हैं, फिर तुम्हें मेरी जॉब की परवाह क्यों है। फैंग कहता है निंग जो कि तुम जानती हो कि हमारे हु के नर्सिंग होम की तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो ना। यहाँ पर निंग को तो कॉल आ जाती है जहाँ पर कॉल वाली बंदी कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी नर्सिंग होम आ जाओ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। निंग कहती है कि डोंट वरी, मैं जल्द से वहाँ पे आती हूँ। फिर वो यहाँ पास वो चली जाती है। जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचती है वहाँ पास तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, देखो इतने सारे पैसे हैं। निंग सोचती है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसका मतलब कि आंटी हो सकती हैं।
यहाँ पर तो फैंक की मॉम के पास वो पहुंच जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं ये सारे पैसे आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। यहाँ पर मॉम कहती है कि मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए। फिर तभी मॉम की नज़र फैंक की तरफ जाती है। फैंक जो कि अपनी नज़र चुरा रहा होता है। मॉम तो फैंक की तरफ इशारा करती है कि किसी ने पैसे दिए हैं। निंग फिर फैंक से कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी ये पैसे धीरे धीरे करके सारी के सारी लौटा दूंगी। तो फैंक कहता है ठीक है, नेक्स्ट वीक से तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए मेरे साथ काम करोगी मेरे प्रोजेक्ट पर। दूसरी साइड हमें यहाँ पे जुआन का दिखाया जाता है जो कि एक ग्रेव के पास बैठा हुआ था, और वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि फैंक की सिस्टर की ग्रेव थी। एक्चुअल में यहाँ पे पंगा ये हुआ था कि फैंक की सिस्टर से जुआन बहुत ज्यादा लव करता था और निंग के क्लोज फ्रेंड उससे बदला लेने के लिए जाना चाहता है क्योंकि उसी के फादर ने फैंक की सिस्टर के साथ ये सब किया और उसे ऊपर पहुंचा दिया। यहाँ पर जुआन ग्रेव से बात करते हुए कहते हैं कि उस जानवर की डॉटर से तुम्हारे ब्रदर मैरिज करने वाला है, किसी ने भी तुम्हें दिल पर नहीं लिया। मैं कुछ भी हो जाए मैं उस निंग को छोड़ूंगा नहीं, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर वो प्री के पास पहुंच गया था। प्री जो कि फैंक को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसे पाना चाहती है। ये वही लड़की है जो फैंक के साथ 2 दिन डेट पे आई थी। जुआन कहता है कि तुम फैंक को पाना चाहती हो और मैं निंग को, तो हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। पर से ये फैंक की असिस्टेंट भी है। जुआन कहते हैं कि और रही बात फैंक की, तो वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी निंग के साथ वही सब किया था, उसने भी उसके साथ गलत किया था। यहाँ पर तो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरी तो यहाँ पर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है और उसके ऊपर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वो फैंक से ऐसी बातों पे पूछ रही होती है कि क्या तुमने निंग के साथ गलत किया था 7 इयर्स पहले, सारी बातें मुझे जुआन ने बताई थी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। यहाँ पर फैंक कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ सच है, लेकिन इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर पीरी कहती है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें 7 सालों से लव करती हूँ और फिर भी तुम उसे कैसे चूज कर सकते हो। फैंक कहता है कि मैं उसे टॉर्चर करने के कारण ही जिंदा हूँ। सीन में जब यहाँ पे फैंक घर पे आता है, यहाँ पर तो इन फिर से उसके पानी फेंक देता है। फिर वापस निंग वहाँ पे जल्दी से आ जाती है और निंग को जाने के लिए कहती है। फैंक तो यहाँ पर निंग को ही अपने वॉल से पिन कर लेता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर अपने बेटे को ये सब सिखाया है ना। निंग कहती है कि मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, मेरा बच्चा अभी अज्ञानी है, उसे इस सब की समझ नहीं है, वो भी छोटा है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। यहाँ पर तो पीछे से फिर जाते कहते कि मैं गलत नहीं हूँ मम्मा, ये डवेल अंकल थे जिन्होंने मेरी मम्मा को तंग किया है। यहाँ पर फैंक कहते कि तुम चुप रहो। फैंक कहते कि तुम चुप रहो और उसकी तरफ जाने लग गए थे और कहते कि मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा। निंग उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है प्लीज वहाँ पे मत जाओ, तुमने भी ड्रिंक कर रखी है, ऐसा मत करो। निंग तो यहाँ पर उसकी नेक पकड़ कर उसे किसी करने लग गया था। निंग उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरा बीबी अभी देख रहा है ये सब। फैंक तो यहाँ पे पीछे मुड़ता है और देखते कि निंग खड़ा है। फिर वो तो उसे बहुत क्रूअली एक रूम में लॉक कर देता है। यहाँ पर तो फैंक उसे बेड पे पटक देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन अभी कुछ साल ही हुए हैं और तुम्हारा कोई और से किसी और का बेबी हो भी गया, तुमने साइलेंटली किसी और के बेबी को बर्थ भी दे दिया, तुम किस तरह की पर्सन हो मैं तुम्हें अब नहीं देख सकता। निंग कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ। यहाँ पे फैंक कहता है कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, तुम्हें पता है कि इन 7 सालों में मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था, मैं सोचता था कि तुम किसी कोने में जाकर कहीं ऊपर पहुंच ना जाओ। यहाँ पे फैंक उसे दूर होते हुए कहता है कि इन 7 सालों में ऐसा कुछ नहीं होता तो हम कैसे होते। निंग कहती है कि 7 साल पहले एक तूफानी बारिश आई थी जिसमें सब कुछ बह गया, प्यार व्यार सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक बार छू लोगे तो हमेशा के लिए दर्द होगा। फैंक तो यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपने बेटे को लो और निकल जाओ यहाँ से। फिर निंग तो यहाँ पर अपने बेबी के पास आ जाती है। यहाँ पे डिन कहता है कि मम्मा चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। निंग कहती है कि नहीं अभी हम नहीं जा सकते, अभी हमारा कर्ज बकाया है, हमें पहले वो कर्ज देना होगा। डिन कहता है कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपको समझ सकता हूँ। एक सीन में यहाँ पर पीरू तो फैंक से कह रही होती है तुम्हारे काफी ज्यादा शेयर स्टॉक सब कुछ गिर रहा है, इन सबको संभालने के लिए बस एक ही शर्त है कि तुम अपनी और निंग की एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। निंग कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। पीरू कहती है कि अगर तुम उससे मैरिज करते हो तो तुम इसी वक्त पर बात हो जाओगे। फैंक यहाँ कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। यहाँ पर पीरू कहती है कि तुम पागल वागल हो गया हो क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना तुम्हारे लिए बहुत खराब होगा, गलत डिसीजन है ये। यहाँ पर तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया होता है। दूसरी साइड यहाँ पर जुआन होता है। निंग कहती है कि सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुआन कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें फ्रीडम दे सकता हूँ। निंग कहती है कि सीनियर मुझे डर है कि मैं आपकी दयालुता को निराश कर दूंगी। फिर निंग कहती है कि आपने मेरी इतनी परवाह की उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर जुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ वो उस पैसे के लिए कर रही हो ना, जो 1 मिलियन तुम्हें दिया था, तुम्हें उसका कर्ज चुकाना है, मैं तुम्हें वो पैसे देता हूँ, तुम उसका सारा कुछ पे कर दो। निंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। जुआन उसकी बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम उसका छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो।
निंग कहती है कि ये मेरे और उसके बीच का मामला है और हमारे बीच ही कर्ज चल रहा है और प्लीज आप हमारे बीच में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पर जॉन कहते हैं तुमने अपना सर्वनाश खुद ही कर लिया है, तुमने एक बेबी तक को बर्थ दे दिया है। यहाँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जॉन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि ये बेबी किसका है? ये बेबी फैंग का है, उसकी पूरी आइस फैंग की तरह मिलती है। निंग तो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। पर जॉन कहते हैं कि वो हमेशा सोचता है कि ये उसका एक नाजायज बच्चा है, उसे ये तक नहीं पता कि उसी का ही बेबी है। निंग कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारा इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि फ्यूचर हमारा अच्छा बुरा नहीं हो पाएगा। हम कहते हैं कि एक दिन तुम प्रतीक्षा करो, तुम्हारे बेबी को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा और तुम इसका पछतावा बस रहेगा। सीन में यहाँ पर तो डिंग फैंग को कॉइन दे रहा होता है, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कॉइन दे दी है, अब मेरी मम्मा का कर्जा सारा कुछ चुकता हो गया है, तुम मेरी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान मत करना और उनकी आंख में आंसू बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तभी डिंग को फेक मेड आकर उठाकर ले जाती है। रूम में निंग उसके पीछे जाने वाली थी, तभी फैंग उसका हाथ पकड़कर वॉल से पिन कर देता है। यहाँ पर फैंग कहता है कि तुम्हारा बदला तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फैंग कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास कोई है या नहीं, लेकिन हमारी मैरिज तो कल ही होगी और अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारे बेटे की एक फिंगर गायब मिलेगी। निंग तो यहाँ पर बेचारी गिड़गिड़ाते हुए कहती कि प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। नेक्स्ट सीन में मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग ने तो वेडिंग ड्रेस वेयर कर रखी थी। यहाँ पर उसकी बगल से एक बंदी बैठी हुई थी, कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से भाग सकती हो। निंग कहती है कि 7 साल पहले भी ऐसा ही था और अभी भी वैसा का वैसा ही है। फिर वो कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ पर निंग पीरू से अच्छी तरीके से बातें करती हुई कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करती हो पीरू, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है और मैं फैंग को दूर भी नहीं ले जाऊंगी, लेकिन उसके हाथों में भी मेरा बच्चा है, वो उसे कुछ चोट ना पहुंचा दे और उसे हर्ट ना कर दे, मुझे डर है। मेरी उससे मैरिज बस एक गेम ही तो है, पर अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगा। फिर यहाँ पर तो निंग स्टेज पे जा रही होती है। यहाँ पर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और उसकी पास्ट के बारे में मुझे उठा रहे होते हैं और उसी की बातें छेड़ रहे होते हैं कि ये सब वगैरह किया। और यहाँ पर तो निंग को सारे इल्यूजन्स आने लगे थे कि फैंग ने भी उससे कैसे बात की थी और उसने भी उसके साथ गलत किया था। यहाँ पर तो बेचारी निंग को भी सुन सुनकर सर चकराने लग गया था और उसे भी इल्यूजन्स आने लगे थे, फिर भी वो हिम्मत करके आगे जाती है। यहाँ पर तो फैंग मैरिज के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, यहाँ पर तो निंग अपना हाथ आगे नहीं कर रही होती है। फैंग उसे अपना हाथ पकड़कर उसे खुद ही क्लोज करता है, उसके कानों में कहता है कि भूलना मत कि तुम्हारा बच्चा अभी मेरे हाथों में है। यहाँ पर तो फैंग निंग को रिंग पहना देता है, अब निंग अपनी रिंग पहनाने वाली थी, जैसे ही वो बॉक्स खोलती है यहाँ पर तो उसकी सिस्टर की ग्रेव की अस्थियां वगैरह रखी हुई थी। उसको देखकर निंग तो घबरा जाती है और फैंग को स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि आते हुए कि तुम मुझे कब तक डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, कब तक तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, तुम मुझे एक बार में ऊपर ही क्यों नहीं पहुंचा देते, इस तरह में तुम्हारा सारा रिवेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तो मॉम भी सदमे में आ जाती है और उन्हें भी चक्कर आने लगे थे। लस्तियों को देखकर तो फैंग भी कंफ्यूज था, उसे देख के नहीं लग रहा था कि उसने ये काम किया है। फिर वो तो ये सब देखकर समझ जाती है, सीधे जाकर चुआन पे स्लैप चढ़ देती है और कहती है तुम मुझे कितना बर्बाद करना चाहते हो। वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब कि तुम निंग को लाइक नहीं करते। यहाँ पर चुआन कहता है कि नहीं, मैं निंग को नहीं बल्कि फैंग की सिस्टर को लाइक करता था, उससे बहुत ज्यादा लव करता था मैं। वो जब एक इमारत से कूदी होगी उसे कितना ज्यादा पेन हुआ होगा, वो क्या सोचकर कूदी होगी, तो वो फैंग भी बर्बाद होगा। उसकी वीडियो भी आने वाली है, वहाँ से जल्दी जाकर सारी लाइट ही गोल कर देती है ताकि कोई भी सबूत ना आए। फिर वो निंग को टेरेस पे ले जाती है पकड़कर और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। निंग उसे सिर्फ इतना कहती है क्या तुम मुझे पानी ला सकती हो। वो उसकी बात सुनकर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए जाती हूँ। वो जैसे ही जाने वाली थी निंग तो टेरेस पे चढ़ जाती है। फिर रुकने अंदर उसकी तरफ जाती है तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, नीचे उतरो, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेबी का क्या होगा। यहाँ पे निंग कहती है कि ये मीडिया रिपोर्ट्स में जब मेरा बच्चे सब देखेगा तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये सब कुछ फेस करे। फिर निंग कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, क्या तुम मेरे बेटे की देखभाल कर सकती हो, प्लीज मुझ पर इतना फेवर करती ना। वो कहती है कि निंग तुम ऐसे कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करोगी, मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे कोई भी बेबी का ध्यान नहीं रखने वाली, तुम्हें खुद ही डीन का ध्यान रखना होगा। अगर तुम यहाँ से कूदी तो मैं डीन को दूसरा प्रसजित करूंगी। निंग कहती कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर वो कहती कि मैं बेशक करूंगी, प्लीज तुम मत कूदना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम दूसरों गलतियों का यूज क्यों करती हो खुद को सजा देने के लिए। निंग कहती कि मैं थक गई हूँ, इतने सालों के बाद मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा ये सब कुछ सुन सकूं। कभी कभी खुद को सजा देना भी अच्छा होता है। जैसे ही निंग यहाँ से कूदने वाली थी तभी उसका फैंग हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम मेरी अनुमति के बिना ऊपर भी नहीं जा सकती। निंग कहती है कि अब तो मेरी जान बख्श दो, मुझे चले जाने दो, तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। फैंग तो उसे अपनी साइड खींचता है। यहाँ पर तो निंग बेहोश हो गई थी। फिर फैंग पेरू से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखो। यहाँ पे पेरू कहती है कि अब तो उसे बख्श दो, तुम कितने ज्यादा गिरे हुए इंसान हो, अब तो तुम उसे जिंदा रहने लायक भी नहीं छोड़ रहे, उसे जीने दो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे घर ले आया था। यहाँ पर तो निंग बहुत ज्यादा रो रहा होता है।
कहते हैं कि मम्मा प्लीज आप उठ जाइए। निंग को रोता हुआ देखकर फैंग को भी यहाँ पे बुरा लग रहा होता है। फिर वो निंग को बगल से लेटा हुआ था। यहाँ पर तो निंग बहुत ज़्यादा उससे सपने वगैरह आ रहे होते हैं। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को मत हर्ट करो, मॉम भाग जाओ आप यहाँ से, वैसे बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा डर रही होती है। फैंग यहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, और उसके फॉरहेड पर किस करके उसके हक करके सूखे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग की आइज ओपन होती है। निंग उसका फेस देख रही होती है और सोचती है इस मैन को अभी भी नहीं दिखता कि टिन बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, या फिर तुम मेरे बच्चे को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तभी यहाँ पर फैंग की आइज ओपन होने वाली थी। निंग तो जल्दी से अपनी आइज क्लोज कर लेती है। फैंग उसे देखते हुए कहते हैं कि चलो आज से अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, और उसके फॉरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट सीन में फैंग अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको कबूल कर देता है कि उसने निंग के साथ गलत किया था, और वो अपने आप को कानून के हवाले देता है और वो अपनी कानूनी तौर पर सारी सजा भुगतेगा। निंग जो कि इस वीडियो को वही सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी मॉम उसके पास आते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, इस वजह से उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। बाद में यहाँ पर तो फैंग जुआन को बहुत ज़्यादा कूट रहा होता है और कहता है कि मैं एक मात्र व्यक्ति हूँ जो उसे धमका सकता हूँ, तुमने फिर भी उसे धमकाने की कोशिश क्यों की। नेक्स्ट सीन में जुआन तो कार में बैठा हुआ था। यहाँ पर पीरू आती है और उसे देखकर हंस रही होती है। वो कहता है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो। यहाँ पर पीरू कहती है कि मैंने सबूत ढूंढ लिए हैं, यू को निंग ने मिलकर ऊपर नहीं पहुंचाया है, सभी लोग निर्दोष है, तुम्हें ये सब अब छोड़ देना चाहिए, बंद करो ये सब। यहाँ पे जुआन कहता है फिर भी उस निंग को ऊपर जाना ही होगा, गला ही निंग निर्दोष हो, लेकिन उसके फादर ने गलत तो किया है, इस वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। पीरू कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस टाइम उसे खुद ही नहीं पता था, वो खुद ही बहुत छोटी थी। जुआन कहता है कि वो फैंग बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। जुआन कहता है कि मुझे उन पर जरा से भी विश्वास नहीं है, और वैसे भी फैंग ने निंग के साथ गलत करने के बाद उसी को बेबी को लेकर 1 साल बाद उसने उसके बेबी को बर्थ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि निंग सिर्फ एक विक्टिम है। पीरू कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि डिंग मिस्टर फैंग का ही बेबी है, इसका मतलब कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं लगभग आपके द्वारा धोखा ही खाने वाली थी। पीरू कहती है कि मैं उसे अभी जाके सब सच बता दूंगी। जुआन कहते हैं कि जाओ जाओ, शौक से बताओ, अगर तुम उसे सच बताती हो तो वो निंग की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ नरम दिल होगा, और फिर वो तुम तो उसके बारे में भूल ही जाओ, तुम भी तो उसे प्यार करती हो ना, तुम उसे खो दोगी। यहाँ पे निंग पीरू कहती है कि माफ करना, लेकिन मेरी फीलिंग्स इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं अपने प्यार के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद कर दूं, किसी इंसान की लाइफ बर्बाद कर दूं। बाद में फैंग यहाँ पे घर पे आ गया था और उसे भी बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। उसे देखकर तो मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि डॉक्टर वगैरह को बुलाओ। वो निंग के पास जाता है। निंग उसके लिए चिंता करने लग गई थी। फैंग कहता है कि तुम अभी भी मेरे लिए वरीड हो रही हो। फैंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर लग रही हो मुझे अभी। निंग तो यहाँ पर उसके पट्टी और मेडिसिन वगैरह लगा देती है और वहां से जाने लग गई थी। फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे डायरेक्ट किसी करने लग गया था। निंग उसे दूर कहती है और कहती है कि तुम पागल वगल हो गए हो क्या। फैंग तो उसकी बात नहीं सुनता, उसे वापस से किस करने लग गया था। तभी वहां पर डिंग आ जाता है और कहते हैं कि मेरी मम्मा को छोड़ो। निंग कहती है कि तुम ये क्या करने जा रहे थे। निंग कहते हैं कि तुम अभी भी जुआन को पसंद करती हो। निंग कहती है कि मैं किसी को नहीं पसंद करती, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फैंग कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, मैं इसकी अनुमति नहीं देता कि तुम दिल में किसी और को रखो और जहन में किसी और को, मेरे अलावा किसी और को होने का दिखावा नहीं कर सकती। निंग कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारी जो चोटें लगी हैं सीनियर की वजह से लगी है। फैंग कहता है कि तुम अभी भी उसे सीनियर कहती हो, मैं तुम्हें उसके बारे में बातें करने की भी अनुमति नहीं देता। बाद में निंग यहाँ पर उसके तरीके से पट्टी कर देती है। मुड़ के जाने वाली थी तभी उसका फैंग हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लग गया था। फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कहकर तो उसे वापस से किस करने लग गया था। पर तो निंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे किस बैक करने लग गई थी। और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में जिया कि जब आइस ओपन होती है, जिया सोचती है मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ, शायद आप और मैं कभी एक नहीं हो पाएंगे, जैसे कुछ भी ना हुआ हो हमारी लाइफ में, हम पास्ट को भूल नहीं सकते, क्या हम दोबारा से स्टार्ट करें। तभी यहाँ पर निंग को कॉल आती है। निंग उठाती है। यहाँ पर तो उसके कॉल वाला पर्सन कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ऊपर जाने वाली है। निंग फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम कितना ज़्यादा सफ़र करी और मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाई। बेटा तुम इस लाइफ में तो बस फंसती रही हो, मुझे तुम्हें बर्थ ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हारे लिए तो ट्रैप ही ट्रैप बिछाए हुए थे और मैं इन ट्रैप्स को समझ तक नहीं पाई और खुद को प्रताड़ित किया। यहाँ पे निंग कहती है मॉम मैं आपको ब्लेम नहीं करती हूँ। यहाँ पे मॉम कहती है कि जो भी तुम्हें पेन हुआ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मैं समझ सकती हूँ बेटा। निंग कहती है कि मॉम आप बस करिए, ये सब चीज़ हमारी पास थी और मैं आपको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करती। मॉम कहती है कि लेकिन तुम ये सारा पेन खुद की उठाती हो, अपने दिल में दफन करके रखती हो, जो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम कितने ज़्यादा पेन में हो। अभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है। फैंग को पता चल गया था कि निंग हॉस्पिटल पे है। यहाँ पर मॉम कहती है उसे देखकर तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। इतना कहते साथ ही उनकी आइज क्लोज हो जाती है। निंग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। फैंग उसे हक करके कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। निंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। निंग की मैनेजर फैंग को कहती है कि तुम प्लीज़ बाहर चलो और उसे बाहर ले जाती है। कहती है कि वो अपने दिल में सब कुछ रखती है, प्लीज़ उसे खुद को खुल के रो लेने दो ताकि वो अपना दिल हल्का कर सके। और कहती है कि यहाँ पर रहे हुए मेरे 7 साल हो गए,
और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा कष्ट झेलती आ रही है। निंग तो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फैंग से ही देखा नहीं चाहता और फैंग उसे जाकर हक कर लेता है और उसे पूरी तरीके से कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर चुआन आ जाता है। चुआन यहाँ पर निंग और फैंग को साथ में देख लेता है कि वो कैसे उसे कंसोल कर रहा है। यहाँ पर चुआन तोरिन के पास चला जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे बेटा बाहर। यहाँ पर तोरिन भी हाँ कर देता है। बाद में जब ये लोग बाहर आते हैं, निंग पूछती है कि मेरा बेबी कहाँ है। यहाँ पर मैनेजर कहती है उसे तो चुआन लेके आए कुछ देर घुमाने के लिए। यहाँ पर तो फैंग टेंशन में कहते हैं कि वो कहाँ पर गया है। मैनेजर कहती है मुझे नहीं पता, उसने कहा मैं घुमा कर लाता हूँ तो वो लेके आ, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए मैंने बोला भी नहीं कुछ। फैंग तो यहाँ पर दौड़ते हुए ढूंढने के लिए चला जाता है। निंग भी टेंशन में आ जाती है, वो भी ढूंढने चली जाती है। तभी उसे चुआन दिख जाता है फैंग को ले जाते हुए। निंग तो उसके पास आ जाती है। फैंग निंग को भी बैठा लेता है। निंग कहती है कि सीनियर आप कहाँ ले जा रहे हो हमें। चुआन तो उसे क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं देता है और कहता है कि बहुत फास्ट कार चला रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो फैंग जो कि निंग और टुंग को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मैनेजर से पूछता है कि निंग अब कहाँ गई। मैनेजर कहती है वो तो आपके पीछे गई थी ना। तभी यहाँ पर उसे एक कॉल आती है, वो चुआन की कॉल थी। चुआन कहता है कि अगर तुम मुझे 15 मिनट में नहीं ढूंढ पाते तो दोनों की बॉडीज को तुम आकर इनके शवों को ले जाना। ना कहकर तो कॉल कट हो जाती है। यहाँ पर फैंग तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट को कॉल करता है कि कैमरास की चेकिंग करो और पता लगाओ निंग और डिंग कहाँ पर है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके इन्वेस्टिगेट करना। दूसरी तरफ यहाँ पर निंग को और डिंग को तो यहाँ पर ये लोग अटका दिए थे। दोनों बेचारों के फेस पर टेप लगे हुए थे और बत्ती से वो दोनों लटके थे। यहाँ पर चुआन कहते हैं कि अब मैं बस देखना चाहता हूँ कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। उसके 50 मिनट्स कंप्लीट होने वाले थे और यहाँ पर वो नंबर काउंट कर रहा होता है। फिर यहाँ पर फैंग आ जाता है। यहाँ पर तो ये दोनों की लड़ाई होने लगी थी। यहाँ पर तो फैंग कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर से तुम्हारा क्या रिलेशन है। यहाँ कहते हैं तुम इस बारे में तो बोल भी ना करो, तुम्हें उसे सिस्टर कहने का बिल्कुल भी राइट नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें वो वाले फूड्स पसंद थे लेकिन उसे वो फूड्स बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन तुम्हें उस फूड से एलर्जी होने के कारण वो कहती थी कि उसे वही फेवरेट फूड है। दूसरा वो तुम्हारी खातिर कितने सारे सेक्रीफाइस करती थी और निंग के फादर ने उसके साथ कितना गलत किया, वो बेचारी डेथ तक उसकी हो गई। फिर भी इस निंग के साथ उसी के डॉटर के साथ अपना घर बसाने चले हो। और एक पेनेंट दिखाते हुए कहता है कि मैं यूं से बहुत ज़्यादा लव करता था, वो उसने तो खुद से प्यार करना भी नहीं जाना, बस उसने तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं उसके गुनाहगारों को सजा दिला कर रहूँगा। और यहाँ पर रिमोट दबाने वाला था। यहाँ पर फैंग कहता है कि तुम मेरी जान ले लो, उन्हें छोड़ दो। यहाँ पे चुआन कहता है ठीक है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें इन दोनों में किसी एक को चूज़ करना होगा। यहाँ पर तो फैंग निंग को चूज़ कर रहा होता है। यहाँ पर निंग बहुत कोशिश करती है अपना सिर हिलाने की, लेकिन उसके मुँह पे टेप लगा हुआ था, इस वजह से वो नहीं बोल पाती। तभी पर रिमोट दबा दिया था। फैंग उसे धक्का देकर निंग को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाता। निंग जल्दी से अपने बच्चे को पकड़ती है और बहुत ज़ोरों से रोने लग गई थी। निंग कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पर फैंग कहता है कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट थी और मैंने सोचा था कि मैं डिंग को पकड़ लूँगा, कैच कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। निंग कहती है कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है। फैंग कहते हैं कि क्या, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। निंग तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरा बच्चा उठ जाओ। और यहाँ पर तो डिंग की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर निंग डिंग के ग्रेव में बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फैंग कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील है, तुम अपने फादर को माफ़ कर देना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर और निंग से कहते हैं कि मैं बस अब तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। निंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग के पास भी रो आती है और कहती है कि इसमें सारे सबूत हैं चुआन के खिलाफ, जो उसने किया है, तुम इसे उसके खिलाफ उसके जा सकते हो, उसे जेल भेज सकते हो। फिर यहाँ पे उसे एक लेटर देती हुई कहती है कि और मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर पॉसिबल हो तो तुम निंग को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो निंग मॉम के पास आती है और उन्हें भी पता चल गया था कि डिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। निंग वहाँ से इस घर को छोड़ के चली जाती है। बाद में जब फैंग घर पे आता है, यहाँ पर तो उसे सब जगह डिंग के इल्यूजन ही आ रहे थे, वो सब उसे इमेजिन कर रहे थे। उसका बैग हाथ में लिए हुए यहाँ पर फैंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर निंग तो फिर से डिंग के ग्रेव के पास आ जाती है और कहती है कि आपकी मम्मा कल कुछ काम थे इस वजह से नहीं आ पाई। कहती कि तुम्हारी मम्मा तो अभी आज कहानियाँ भी सुनाने के लिए तुम्हें नहीं आ पाई, आज आपकी मम्मा आपको पूरी रात कहानियाँ सुनाएगी अच्छी तरीके से। साइड से ऐसे उसको बातें करते हुए मिस्टर फैंग भी दिख रहे होते हैं। निंग को तो यहाँ पर सदमा सा लग गया था और उसे चक्कर वगैरह भी आने लग गए थे। फैंग उसे आकर पकड़ लेता है। फैंग कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। निंग कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, और वो तो उसे इग्नोर करते हुए बिल्कुल उसे स्टोरी बस सुना रही थी। वो तो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी, उसे सदमा सा लगा हुआ था। निंग तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग की आंखें ओपन होती है। डॉक्टर बताती है कि एक मैन आया था, वो आपको छोड़ के चला गया, वो कह रहा था कि आप उसे देखना नहीं चाहेंगी, इस वजह से वो बुक रख के यहाँ से चला गया। दूसरी साइड यहाँ पर फैंग भी सब जगह
लिंक को इमेजिन कर रहा होता है। यहाँ पर उसे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट था और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहते कि तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं बचा पाए। कहते कि तुम्हारे फादर तुमसे कभी भी नफरत नहीं करते थे। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए कही क्योंकि मुझे जेलसी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि तुम उस जुआन के बेबी हो। ये सारा कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें निंग का दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट में जाने वाली थी। यहाँ पर पीरू आती है। पीरू को देख के निंग कहती है कि अगर तुमने मुझे उस टाइम संभाला ना होता तो मैं जिंदा ही ना रह पाती। पीरू कहती है कि अब पास्ट की बातें भूल जाओ। कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक यू देना चाहती तो मुझे और भी शेयर दे देना। बाद में यहाँ पर वो अपने बच्चे के ग्रेव में आई हुई थी और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह चढ़ा रही होती है और कहती है कि मैं हर वीक यहाँ पे आती हूँ। कहती है कि मुझे मेरा सपना याद है, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में एक स्टेज पर निंग का नेम लिया जाता है। निंग वहाँ पे आ जाती है और उसे अवार्ड वगैरह मिलता है। यहाँ पे वो लाइन्स बोल रही होती है कुछ। निंग कहती है कि मुझे हर हालत में तोड़ा गया है। ये सब टूटने के बाद मेरा एक रिबर्थ हुआ है। निंग बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी थी। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप क्या कंपनियों में भी आप किसी कंपनी में काम करना चाहेंगी। निंग कहती है कि मैं कंपनी में काम करना चाहूँगी लेकिन अपना सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट वगैरह देख कर। तभी यहाँ पर फैंग की एंट्री होती है। फैंग कहता है कि टॉप 7 ड्रीम डिज़ाइनर के स्थायी अधिकार का उपयोग करने के लिए मैं भी रेडी हूँ। इस लिस्ट में मेरा भी नाम जोड़ दें, मेरी कंपनी का नेम भी। निंग भी फैंग की तरफ देखकर स्माइल करती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते टाइम मैं भी इमोशनल हो गई थी। खैर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊँगी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तब तक